पोर्टलुइस ही कहते हैं, मोका में है। वैसे एमजीआई आप आए होंगे ना, एमजीआई आए थे आप मेरे हाँ, ख्याल मैं से। तो बहुत नमस्ते गया हूँ। आप सब लोगों का। आप कहाँ रह हम गई दो थी, हम लोग यहाँ गप्पे मार नहीं, रहे वो हैं। हाँ वो शैलदी योगेन थी, वो दूसरी पोस्ट पे है अभी भी। हाँ, तो उन्हें यहाँ बुला लीजिए। तो मैं तो उनको भी कर एमजीआई देती के हूँ। पास ही है हमारा जो घर है, एमजीआई के पास ही है। आपका आना हुआ था मेरे ख्याल से एमजीआई। तो वेबिनार के अगले वक्ता स्वीडन से इंडो-स्कैंडिक संस्थान के उपाध्यक्ष सुरेश पांडे जी हैं। दिल्ली में हिंदुस्तान के यादों का इंद्रधनुष संजोए हुए लेखन कार्य में मग्न रहने वाले सुरेश जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अरुणा जी। देशभक्ति एवं साहित्य चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त मंचस्थ गुणीजनों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और जैसा कि आज का देशभक्ति एवं साहित्य, इसके बारे में ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा। कहते हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। देश की भूमि, संस्कृति, परंपरा आदि का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। उससे जो भी शक्ति प्रकट होती है, उसका ही नाम राष्ट्रीयता है। इसी क्रम में आगे चलकर देशभक्ति का भाव जागृत होता है। राष्ट्रवाद आज के व्यक्ति का धर्म भी है। देश की स्वतंत्रता के लिए 1857-1947 तक क्रांतिकारियों के साथ ही लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साहित्य में चाहे वे भारतेंदु हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हों या रामधारी सिंह दिनकर हों, जनमानस के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए कविताएं आदि लिखी हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में देश प्रेम की भावना को सर्वोपरि माना और आह्वान किया, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता में तो अंग्रेजी साहित्य की नींव हिला डाली थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रिकड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। पंजाब में भी देशभक्ति का साहित्य और ये गीत, पगड़ी सवाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए, हिंद है मंदिर तेरा तू इसका पुजारी होए। हर राष्ट्र अपने साहित्यकारों से देशभक्ति और देश प्रेम की अपेक्षा रखता है। मेरे विचार में हर नागरिक के अंदर देशभक्ति किसी न किसी रूप में होती है। मुझे अपने परिवार का अनुभव है। जब मेरा परिवार 1915 में दिल्ली में आ गए थे, और उस टाइम 1940 में महात्मा गांधी जी का हरिजन आंदोलन चल रहा था। तो जब दिल्ली आए, दिल्ली पहले बहुत छोटी होती थी, जिसमें चांदनी चौक ही होता था। जब महात्मा गांधी जो है हकीम अजमल खां हुआ करते थे, तिब्बिया कॉलेज के प्रिंसिपल और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे। तो जब वो उनको मिलने आए थे गांधी जी, तो हमारे पूज्य पिताजी और ताऊ जी को भी मिलना हुआ उनसे। वो कहते हैं कि आप भी कुछ कीजिए। तो वो वैद्य थे, तो 1942 में ही महात्मा गांधी जी के कहने से उन्होंने दिल्ली में हरिजन फार्मेसी का निर्माण किया और उसको चलाया। तो थोड़ा बहुत योगदान इस मायने में मेरे परिवार का है। लेकिन उसके बाद मुझे भी अभी याद पड़ता है कि दिल्ली में शायद आज भी 26 जनवरी के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन हुआ करता है।
मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 23 या 24 जनवरी को, या मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, हम उसको देखने जरूर जाया करते थे। उसमें भक्ति के गीत, राष्ट्र कवि, देश कवि, जिसमें संतोषानंद, इंद्रजीत सिंह तुलसी, ये सब आया करते थे। तो उसका एक अलग ही जो है ना महत्व था, और दिल्ली के काफी लोग स्टूडेंट जाया करते थे। उस टाइम में मुशायरा भी हुआ करता था। कवि सम्मेलन आजकल लाल किले पर होता है। हाँ, वहाँ पहले वहीं होता था, वहीं पे होता था। तो चलो, आप तो मतलब इसमें टच हैं, आप तो इसमें बहुत कवि आया करते थे। इसमें नीरज आया करते थे। इसमें एक संतोषानंद कवि हैं दिल्ली के, जिन्होंने कई गाने वाने भी लिखे हैं, वो आया करते थे। तो इनसे जो है ना बस नमस्कार हो जाया करता था। हम तो बच्चे ही थे उस टाइम पे, तो नमस्कार करना ही हमारे लिए जो है ना बड़ा सौभाग्य होता था। और मेरे विचारों में सभी नवरसों में देशभक्ति किसी न किसी रूप में विराजमान होती है। अब मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, अपनी एक छोटी सी कविता जरूर पढ़ूंगा, लेकिन ये देशभक्ति की नहीं, इसमें समावेश थोड़ा बहुत देशभक्ति का भी है। इन सपनों में क्या जुड़ जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता यह अब तक मुझको। अपने दिल में कितने सपने अभी जगाने हैं फिर मुझको। अपने कितने अफसाने भी अभी सुनाने हैं फिर मुझको। देख रहा हूँ कितनी चीजें बिखर बिखर कर रह जाती हैं। जाने कितनी आशाएं भी कहीं किनारा कर जाती हैं। बंध जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता यह अब तक मुझको। खो देता हूँ जाने क्या क्या, पा लेता हूँ जाने क्या क्या। इन सपनों में नहीं पता है शामिल हो जाएगा क्या क्या। कितने उजले कितने उलझे प्रश्नों के अब अर्थ लगाने हैं फिर मुझको। जुड़ जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता यह अब तक मुझको। कभी सुबह का कभी शाम का आकर्षण खींचा करता है। कभी सुबह का कभी शाम का आकर्षण खींचा करता है। जाने कितने प्रतिरूपों की हर पल जिज्ञासा करता है। जाने कितनी नादानी भी रोज जतानी पड़ती मुझको। कभी अचंभित हो जाता हूँ मादकता के इस जमघट पर। किसी नयन से झलका पानी अंतर मन सींचा पनघट पर। जुड़ जाता हूँ किस किस से मैं, नहीं पता यह अब तक मुझको। फूलों से कितने वैराने फूलों से कितने वीराने अभी खिलाने हैं फिर मुझको। अपने कितने अफसाने भी अभी सुनाने हैं फिर मुझको। धन्यवाद। आशा आपको पसंद आई होगी कविता। बहुत बढ़िया पांडे जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। पुरानी दिल्ली की यादों के सहारे विदेश में जीना और उन्हीं दिल्ली के ही सपनों को लेके पूरी जिंदगी काटना शायद सही में एक दर्द है, जो आपकी कविताओं में मैंने हर बार और यहाँ तक कि यादों के इंद्रधनुष की किताब में भी मैंने वो दर्द पढ़ा है, समझा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे ये दर्द शायद आपका कम हो। और सपने तो सपने होते हैं, जिंदगी हकीकत आप ही बताते हैं कि हकीकत में जीना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वापस हकीकत की दुनिया में आके विदेश को उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, जिस तरह से आप मुझे प्रेरणा देते हैं जीवन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान के प्रोफेसर हेमंत जोशी जी को। पत्रकारिता, साहित्य और स्वतंत्रता, इन विचारों का अनमोल सामंजस्य सर में देखा जा सकता है। तो आइए देशभक्ति और साहित्य को लेकर उनके विचार सुने। सर, आप आमंत्रित हैं। नमस्कार आप सब लोगों को। और
अरुणा जी ने बहुत जल्दी मुझे बुला लिया, थोड़ा मैं सुनना चाहता था और लोगों को भी उसके बाद बोलता। ये अमृत महोत्सव में देशभक्ति और साहित्य पर चर्चा करते समय अनेक तरह के भाव मेरे मन में उमड़ रहे हैं। कुछ तो साहित्य की दुनिया में ही अगर हम जाके देखें तो भी आपको दिखाई देगा। मैं कुछ चीज़ों का उल्लेख करूंगा अभी। पहले कुछ चीज़ों का उल्लेख उन्होंने किया, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती का, और बहुत सारे कवि हैं। और पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, 2014 के बाद की कि 2014 से पहले की। ये भी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण मसला है आज का। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर आप 1857 से आगे की बात करें और आज तक की बात करें तो एक परिदृश्य हमारे सामने उभर के आता है हिंदी का। और उसमें सबसे पहले और भी कई लोग रहे होंगे जिनके नाम नहीं आ पाए होंगे, लेकिन जिनका उल्लेख मेरे पास है। श्रीधर पाठक एक कवि हुआ करते थे, जिन्होंने एक गीत लिखा था, जय जय प्यारा जग से न्यारा शोभित सारा देश हमारा, जगत मुकुट जगदीश दुलारा जय सौभाग्य सुदेश, जय जय प्यारा भारत देश। तो एक तो आजकल जितनी बातें होती हैं माँ भारती की बातें होती हैं। अब मुझे कोई माँ भारती से कोई बहुत कष्ट नहीं है, लेकिन जो पहले की जो स्वर थे अगर उनमें आप देखें तो वहाँ पर बंगला में ज़रूर वंदे मातरम का नारा बुलंद हुआ था। उसके अलावा ज़्यादातर इस तरह की बातें हमने नहीं देखी। तो मातृभूमि की हमें बात करनी है कि राष्ट्र की हमें बात करनी है, यहाँ पर एक बड़ा एक आज की पीढ़ी के सामने अगर वो पीछे के साहित्य से और पीछे के संस्कारों से परिचित हों तो बड़ा एक दुविधा उनके मन में होनी चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त की चर्चा उन्होंने कर ली, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। लेकिन बहुत सारे कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की अनेक कविताएं हैं जिनमें राष्ट्रवाद का या जन्मभूमि के प्रेम का एक स्वर उभरता है। हिमाद्रि तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। याद करना अच्छा लगता है ऐसे समय में पुराने अपने कवि मुनियों को। माखनलाल चतुर्वेदी को कौन भूल सकता है, बताइए, है ना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। ये अच्छी बात है कि पूर्व वक्ता ने जो है बहुत सारे लोगों का नाम लिया, जिसमें दिल्ली के कवि भी थे और बेकल उत्साही का भी नाम मुझे याद आता है, मुशायरों का जिक्र जब उन्होंने किया। तो ऐसे एक गीत की एक परंपरा है और कविता की एक परंपरा है, दोनों थोड़ी थोड़ी अलग हैं। एक ही समुद्र की अलग अलग चीज़ें हैं। वो एक बड़ा सागर है जिसके अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जिक्र किए बिना हिंदी साहित्य की चर्चा करना मुझे थोड़ा सा बेमानी लगता है। और विशेषकर जो उनकी एक कविता है बादल राग, जो एक ज़माने में उसने मुझे इतना प्रभावित किया था कि वो पूरी की पूरी कविता मुझे याद थी। अब मैं नहीं जानता कि मैं उसकी कविता के कितने छंद याद मुझे हैं। वो तो छंद मुक्त कविता है, पर उस छंद मुक्त कविता में छंद है। जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, समर में अमर कर्ण प्राण, गान गाए महासिंधु ने, सिंधु ने तीरवासी, संधव तुरंगों पर चतुरंग चमुसंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसी ने सुनाया यह वीर जगमोहन अति दुर्जय संग्राम राग, खेला था फागरण 12 महीनों में, शेरों की माद में आए हैं आज श्यार, शेरों की माद में आए हैं आज श्यार। ये कविता और ये आगे तक जाती है, इसमें इतना वीर रस है और इतना इतनी अच्छे उसके शब्द हैं। तो ये भी एक मातृभूमि से जुड़ी हुई बात थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन
शाजापुर के रहने वाले थे, मैं भी उस शहर में रहा हूँ 1 साल। हालांकि जब मैं गया 62 में, तब चीन का युद्ध हो गया था और तब तक वो उनका निधन हो चुका था। लेकिन उनकी कविता को याद करें, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। फिर उसके आगे उनकी कविता का मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँ क्योंकि बहुत और लोगों को भी बोलना है, तो छोटी छोटी झलकियां दिखाते हुए जा रहा हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जिक्र भी हुआ पहले, और वो तो कविता दिव्य है। एक और कवि हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी मुझे लगता है, सोहनलाल द्विवेदी। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। गांधी की प्रशंसा में लिखी हुई कविता है ये। तो अभी धीरे धीरे आप देखिए, कहीं किसी कवि में आपको राष्ट्र का मतलब भूमि मिलेगा, प्रकृति मिलेगा, है ना, और किसी के अंदर जो है संस्कृति मिलेगी, किसी के अंदर जो है राष्ट्रीय जो संग्राम के नेता थे उनकी प्रशंसा के स्वर मिलेंगे। ये सब कहीं ना कहीं जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके नजरिए अलग अलग हैं। और मजेदार बात यह है कि उनकी एक कविता है, ए लाल किले पर कब तक ऐसे झूठे त्योहार मनाओगे, आजादी का दिन आया है मालूम हमें, पर हम में अब क्यों उठता वह उत्साह नहीं, क्या आजादी यह वही देखते थे अब तक, जिसका हम आंखों में प्यारा प्यारा सपना। मेरे ख्याल से ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की ऐसी कविता मानी जा सकती जिसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो पहले एक राष्ट्रवाद पनप रहा था उसके प्रति कहीं एक शंकित स्वर सुनाई देता है। और इसके बाद तो फिर काफी श्रृंखला है। अगर रामधारी सिंह दिनकर की कविता को आप याद करें, सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, आरती, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। देखिए, और किन, ये जो एक कहीं मैं सुन रहा था तो जवाहरलाल नेहरू कुछ लोगों को, गांव के लोगों के बीच में बैठ के उनको बता रहे थे कि ये राष्ट्रवाद क्या है या ये जन्मभूमि क्या है। तो वो बता रहे थे कि जन्मभूमि जो है केवल भूमि नहीं है, वो उन लोगों के साथ मिलकर बनती है जो लोग उस भूमि में रहते हैं। तो ये दिनकर जी की ये कविता को अगर आप देखें तो आपको इसमें वो स्वर दिखाई देगा, आरती लिए तू किसी ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। याद कीजिए और आज के दृश्य को देखिए, जो अभी हाल में ही हम लोग जो है 1 साल से लंबे किसान आंदोलन के बाद से उभर कर अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके बाद अनेक कवियों की मैं चर्चा कर सकता हूँ, समय का अभाव में मैं नहीं करूँगा, थोड़े संक्षेप में बताता चलूँ। जैसे नागार्जुन है, नागार्जुन की भी महत्वपूर्ण कविताएं हैं और अधिकतर आलोचनात्मक भी हैं। वो राष्ट्रभक्ति ऐसी है जो केवल प्रेम से नहीं निकल रही है, वो अपने अगल बगल के अन्य लोगों को देखकर, उनकी व्यथा को, उनके दुखों को, उनकी तड़प को देखकर एक स्वर दे रही है उसको। तो ये भी एक है। कई बार कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन हमें लगता है कि ये कवि और पत्रकार का जो धर्म है वो ये है कि जनता की आवाज़ जो है उसको उन कानों तक पहुंचाए जो कान जो है सुविधाओं की वजह से बहरे हो जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इतने ज़हीन कवि, और उन्होंने इतने सुंदरता से कई चीज़ों का उल्लेख किया। एक जगह वो आज के समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो राम के काल की बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो जिन लोगों ने पुल बनाए थे, इनके वजह से युद्ध जीता गया, रावण को मारा गया, उन लोगों को हमने बंदर कहा, हम लोगों ने उनको बंदर कहा। जो श्रमजीवी हैं वो बंदर हैं।
इस तरह की ध्वनि को और इतने अच्छे शब्दों में रखा है, पूरी व्यथा उभर के आती है। शमशेर बहादुर सिंह हैं, उन्होंने अपनी तरह से राष्ट्र को व्याख्यायित किया, राष्ट्र के बारे में लिखा। भवानी प्रसाद मिश्र जो गीत फरोश की वजह से महसूस हुए, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, उनके भी अंदर, उनके काव्य में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई हैं। शिवमंगल सिंह सुमन भी एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं इस संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका स्वर बिल्कुल बहुत सारे लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन उनका एक स्वर था। उनकी एक कविता है भूल गलती, भूल गलती एक बहुत अच्छी कविता है उनकी। और भी काफ़ी उनका साहित्य में जो लेखन है वो पढ़ा जाना चाहिए, इसी दृष्टि से कि उसमें देशभक्ति भी है, और उस देशभक्ति को अगर आप समझ पाएं तो एक अलग प्रकार के देश की कल्पना आपके मन में उभरेगी। रघुवीर सहाय हैं जिन्होंने काफ़ी आलोचनात्मक तरीके से भी लिखा है। क्या राष्ट्रगान में भला कौन वह जनगण मन अधिनायक है, फटा सुतंदरा पहने जिसके गुण हर चरना गाता है ना। धूमिल की कविताएं देखिए आप, उसमें भी आपको मिलेगा कि स्वतंत्रता क्या तीन थके हुए रंगों का नाम है या इसका कोई मतलब होता है ना। तो ये जो कविताएं हैं ये थोड़ा थोड़ा देखेंगे आपकी, जिसको हम जहाँ से हमारे पूर्व वक्ता ने बात शुरू की थी, मैं वहाँ से उठा के इसको कहाँ किस धरातल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि जन्मभूमि, राष्ट्रभक्ति, इन सब चीज़ों को देखने का जो नज़रिया हम लोगों के पास था पिछले दिनों तक, हाल तक, क्योंकि मैं भी इसी देश की पैदाइश हूँ और इसी देश के साहित्य को पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, तो वो चीज़ आज मौजूद नहीं दिखती है। ऐसा लगता है कि सारी देशभक्ति जो है हृदय से चल रही है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, मन, दिल, इसके बिना तो जीवन मनुष्य का है ही नहीं। लेकिन क्या सारा जीवन मनुष्य का केवल दिल से चलेगा या दिमाग से भी चलेगा? ये चीज जो है ये धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि एक अंधापन, जिसको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूं कि एक अंधापन हमारे अंदर पैदा हो रहा है। वो हम आंखें बंद करके, जो हमारी बात नहीं मानेगा वो देशभक्त नहीं है, वो देशद्रोही है। ये कहां से पैदा हुआ? आप अभी देखिए, जो मैं जितने लोगों के नाम लिए, ये सब लोग स्थापित नाम है। इन सब लोगों को इस देश में सम्मान मिला है। इन लोगों के को पढ़ने वाले जो हैं वो इनका आदर करते हैं। एक माहौल था जिसमें आलोचना भी स्वीकार्य थी। आवश्यक नहीं था कि हर व्यक्ति जो है देशभक्ति में केवल प्रेम के ही गीत गाएगा, वो द्वेष के भी गीत गा सकता है। हम इतनी आज़ादी देते थे, जो आज़ादी हमको मिली थी हम उसको बांटते थे। आज एक ऐसा काल आ गया है जिसमें कि हमको अंधभक्ति के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। कारण ये है कि हम ऐसे स्वरों को, जिनकी मैं चर्चा पीछे कर चुका हूँ, ऐसे स्वरों को पढ़ना, समझना भूल गए। बहुत सारे और नाम हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, धर्मवीर भारती हैं, कईयों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं हैं, उनको आप अगर देखेंगे, कुंवर नारायण भी आएंगे इसी में। तो ये और जिनको हम जोड़ सकते हैं इससे। और मेरे हिसाब से आज के इस अहम अवसर पर, अमृत महोत्सव को जब हम मना रहे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहूँगा कि देशभक्ति और अंतर्राष्ट्रीयवाद जो हमको टैगोर में दिखता है, अगर उस प्रकार का हम मानसिक अपना विकास करें तो संभवतः आने वाले वर्षों में ये देश और महान बनेगा। विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ऊंचाइयों में हमारे
विद्वान होंगे, और वो केवल जो है एक ही धरा पर, एक ही धुरी पर चलने वाले लोग नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं, हो सकता है कि उनमें आपको देशभक्ति की कविताएं बहुत कम मिले, लेकिन प्रकृति प्रेम जो उनके अंदर मिलता है वो किसी और में नहीं मिलता। महादेवी वर्मा का उल्लेख मैं नहीं कर पाया क्योंकि उनकी भी इस तरह की रचनाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन उनका जो छायावाद है, उनका जो आध्यात्म है, उसके अंदर जो भारत की छवियां हैं, वो क्योंकि वो भारत की कवयित्री हैं, जब अपने दिल से कुछ बात कहती तो वो भारत की संस्कृति उनके अंदर से बोलती है। तो हमारा राष्ट्रवाद जो है वो केवल कुछ विचारों और कुछ प्रकार के लोगों के आधार पर राष्ट्रभक्ति नहीं बन सकती, देशभक्ति नहीं बन सकती। ये अगर हम समझ लें तो शायद संभवतः आज की इस सभा का कुछ समाधान होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने माइक बंद कर रखा है अरुणा जी, माइक बंद कर रखा है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कवि और पत्रकारों की जो कार्यशैली बताई और उनकी जो ड्यूटी बताई, ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कई बार कुछ अच्छी चीजें भी पुरस्कारों की दौड़ में पीछे रह जाती है और छुप जाती है। दूसरी बात जो आपने से समझ आई मुझे, ये कि हमें दोबारा से राष्ट्रभक्ति या राष्ट्रीयता को समझने की जरूरत है। हाँ, उसकी जो एक बॉर्डर लाइन है वो कहाँ पर है, किस तरह की राष्ट्रीयता है, किस तरह की राष्ट्रभक्ति है, किस तरह की देशभक्ति है। कवियों ने अब बतौर साहित्यकार शायद बहुत ज्यादा काम किया है, और वो कलम के सिपाही इसीलिए कहे गए कि एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों ने बंदूक और तोप की बदौलत जो जंग जीती, उसी तरह से कलम के सिपाहियों ने भी अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो इसका ओवरऑल यही सोचा जा सकता है कि हर देशवासी को अपने स्तर पर अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, किसी भी तरह का उत्पादन। अब हम लोग कलम के सिपाही हैं तो कलम चलानी चाहिए, और वो भी कुछ इस तरह से कि देश उन्नति की तरफ बढ़े, ना हम एक डगर इधर हो ना उधर हो, एक बिल्कुल सही राह पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने, क्योंकि मेरे तो गुरु भी रहे हैं सर, तो इसलिए वो स्कूल के टाइम में सर को हम लोग जाते हुए देखते थे, मैम को, क्योंकि हम लोग बच्चे थे, जेएनयू के ही पढ़े हुए हैं स्कूल के। और कॉलेज टाइम में तो सर के साथ बहुत सारी बातें भी हुई हैं बीच में, और देखा भी है सर को, पढ़ा भी है, सुना भी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरे ख्याल से दूसरी आईडी पे चले ही जाएं ताकि हम बाकी लोगों को भी फिर से समय दे सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैंने एक आईडी डाल दी है नई बना के, तो थोड़ा सा पिछला टाइम हमारा कोलैप्स हुआ था, तो ये अगली आईडी शायद सबको मिल गई है, उस पे आ जाइए प्लीज जी।